तो कैसे हो मेरे भाइयों। आज हम जो सी टेट का पेपर 1 मार्च को हुआ था उसका हम मैथ वाला पोर्शन करने वाले हैं। और जो तुम्हारी पेडागोजी है वो साजिया मैम ने करा रखी है। और आप लोगों को जिस चैनल पर ये मैथ वाला पोर्शन मिलेगा उसी चैनल पर आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो पेडागोजी को भी आप जा करके देख लें और मैथ वाला पोर्शन मैं कराने वाला हूँ, ठीक है। आइए चलो करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। देखो पहला प्रश्न है सारणी दे रखी है। प्रश्न देख लेते हैं प्रश्न क्या है। सारणी देखें पहले क्या है। सारणी है निम्न सारणी विद्यालय एबीसी में एक सप्ताह के भिन्न भिन्न दिनों में उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या को प्रदर्शित करती है। सारणी अध्ययन कीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। सारणी ये दे रखी है। सारणी में क्या, एक साइड दिन दे रखे हैं, दूसरी साइड किधर रखा है उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या। प्रश्न पढ़ लेते हैं। प्रश्न क्या है। प्रश्न नीचे दे रखा है मंगलवार और बृहस्पतिवार को उपस्थित कुल विद्यार्थियों की संख्या सोमवार और शुक्रवार को उपस्थित कुल विद्यार्थियों की संख्या से कितनी अधिक है। कुछ नहीं करना, बहुत ज़्यादा सरल प्रश्न है। जो पहले वाले दे रखे हैं उनको ऐड कर लो, मंगलवार और बृहस्पतिवार। तो मंगलवार में कितने विद्यार्थी थे, मंगलवार में थे 390। कितने, 390 प्लस इसके बाद क्या है बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार में कितने हैं 411। दोनों को ऐड कर लो, 1 और 0 1 आ गया, 9 और 1 10 का 0 1 कैरी, 5 और 3 कितना हो गया 8, 801 हो गए, 801 हो गए। अब सेकंड वाले देख लो। सेकंड में क्या दे रखा है सोमवार और शुक्रवार। सोमवार में कितने दे रखे हैं तो सोमवार में हमारे हैं 382। कितना है 382 प्लस इसके बाद क्या है शुक्रवार। शुक्रवार में कितने दे रखे हैं 388। इनको भी ऐड कर लो, 8 और 2 0, 8 और 2 10, 10 का 0, 1 कैरी, 9 और 8 17, 17 का 7, 1 कैरी, 4 और 3 7, कितना हो गया 770 हो गया। बस सब्ट्रैक्ट कर दो, 1 में से 0 गया 1 आ गया, और इधर 10 हो गया, 10 में से 7 गया कितना बचा 3, और यहाँ पर 7 हो गया तो 7 से 7 गया 0, 31 आ गया। कौन सा है 31, इसका फोर्थ वाला राइट है, ठीक है, फोर्थ वाला राइट है। इसके बाद में देखते हैं सेकंड प्रश्न क्या है। 3024 इज इक्वल पी की पावर 4 मल्टीप्लाई क्यू की पावर 4 मल्टीप्लाई आर दे रखा है, ठीक है। वेयर पी क्यू एंड आर प्राइम नंबर्स देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3p माइनस 5q प्लस आर। चलो देखते हैं क्या करना है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो नंबर दे रखा है इसके हम क्या करेंगे फैक्टर कर लेंगे। इसके हम क्या करेंगे फैक्टर कर लेंगे। फैक्टर करने के बाद में हम क्या करेंगे उनको कंपेयर कर देंगे इससे, उनको कंपेयर कर देंगे इससे। उससे हमें क्या है पी क्यू आर का मान मिल जाएगा, पी क्यू आर का मान मिल जाएगा। आओ फिर देखते हैं क्या है नंबर 3024। 2 बन जा 2, 1 बचा 10 हो गया, 2 5 जा 10, 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, फिर काट लो 2 से, डिवाइड हो जाएगा 2 से, 2 7 जा 14, 1 बचा 11 हो गया, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 1 2 7 जा 14, 1 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 1 बचा 17 हो गया, 2 8 जा 16 और 2 9 जा 18। अब 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से हो जाएगा, ठीक है। 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7। तो देख लेते हैं यहाँ पर 2 की पावर कितनी है 4 है। 2 की पावर कितनी है 4 है। 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर कितनी है 3, 3 की पावर कितनी दे रखी है 3, और 7 की पावर कितनी है 1। अगर हम इसको इससे कंपेयर कर लें, इसको अगर हम इससे कंपेयर कर लें तो यहाँ पर देखो p की पावर 4 है और यहाँ पर 2 की पावर 4 है। मतलब मैं कह सकता हूँ यहाँ पर p बराबर 2 और q बराबर 3 और r बराबर 7। निकाल लो क्या था 3p माइनस 5q प्लस r। मान रख दो, डायरेक्ट मान रखा हूँ, ठीक है। 3p तो 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस
5 मल्टीप्लाई पी का मान कितना, क्यू का मान कितना था 3 प्लस आर मतलब 7, 3 2 जा 6 माइनस 5 3 जा 15 प्लस 7, ये कितना हो गया 13 माइनस 15 इज इक्वल माइनस का 2, माइनस का 2 आ गया, माइनस का 2। देखते हैं कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है पहला वाला इसका ठीक है, इसका पहला आंसर ठीक है। आसान था, फैक्टर करे कंपेयर कर दिया आ गया बस। चलो नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, 20 लड्डुओं का भार 20 लड्डुओं का भार 1 केजी है। यदि एक डिब्बे में 8 लड्डू पैक किए जा सकते हो, 20 लड्डुओं का भार 1 केजी है, यदि एक डिब्बे में 8 लड्डू पैक किए जाते हो तो 50 केजी लड्डुओं को पैक करने के लिए कितने डिब्बों की आवश्यकता पड़ेगी। तो निकाल लेते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे पहले एक लड्डू का भार निकालेंगे, पहले हम क्या करेंगे एक लड्डू का भार निकालेंगे, ठीक है। तो कर लेते हैं 1 केजी मतलब 1000 ग्राम, 1000 ग्राम अपॉन 20 तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 5 जा 10 मतलब 50 ग्राम 50 ग्राम, एक लड्डू का जो वेट है वो कितना है 50 ग्राम है, कितना है 50 ग्राम। अब एक डिब्बे में 8 लड्डू आते हैं, एक डिब्बे में 8 लड्डू आते हैं तो एक लड्डू की मल्टीप्लाई हम 8 से कर देंगे, तो 8 गुणा 50, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 मतलब एक डिब्बे के लिए कितने कितने ग्राम लड्डू चाहिए 400 ग्राम, कितने चाहिए 400 ग्राम। निकाल लो 50 किलो है लड्डू, कितना है 50 किलो, तो 50 गुणा 1000 ग्राम बटे कितने, एक डिब्बे में कितना आ रहा है 400 ग्राम। ये 0 से 0 कैंसिल हुआ, ये 0 से ये 0 कैंसिल हुआ, कितना हो गया 500 अपॉन 4, कितना आ गया 125 आ गया, 125 मतलब 125 डिब्बे चाहिए, कितने चाहिए 125 डिब्बे चाहिए, 125। कौन सा है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। 34 देखते हैं, 34 क्या है, 34 भी 33 जैसा ये लगभग, देखते हैं क्या करना है इसमें। क्या है 8 पेनों का मूल्य 116 है, 116 रुपये है, 8 पेनों का मूल्य 116 रुपये है और 15 पेंसिलों का मूल्य 67 रुपये 50 पैसे है। सुरभि के पास 200 रुपये का एक नोट है, यदि वह 6 पेन तथा 8 पेंसिल खरीदती है तो उसके पास अब कितने रुपए बचेंगे। तो इसमें भी कुछ नहीं करना, सबसे पहले हम क्या करेंगे एक पेन का मूल्य निकाल लेंगे, एक पेन का मूल्य निकाल करके जितने सुरभि ने खरीदे उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो देखते हैं। तो एक पेन का मूल्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो उसका टोटल प्राइस है क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे, जितनी इसकी क्वांटिटी दे रखी है। तो कितना है 116 अपॉन 8 कर दो डिवाइड, 4 से करते हैं, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 कितना बचा 3, 36 हो गया, 4 9 जा 36, 2 से डिवाइड कर लो कितना आ गया 14.5 रुपीज़ आ गया, 14.5 रुपीज़ आ गया, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर निकाल लो पेंसिल का, तो कितना दे रखा 67, कितना दे रखा 67.50 अपॉन 15, इसको हटाया बटे में कितना आ गया 100, 0 से 0 कैंसिल, 15 बन जा 15, 15 4 जा 60, कितना बचा कितना हो गया 75 हो गया, 15 5 जा 75, ये 0 से आ गया पॉइंट, कितना आ गया 4.5, कितना आ गया 4.5 रुपीज़, 4.5 रुपीज़। मतलब एक पेन का मूल्य कितना है 14 रुपये 5 पैसे और एक पेंसिल का मूल्य कितना 4 रुपये 5 पैसे। निकाल लो बस। कितनी कितनी खरीदी थी 6 पेन खरीदी थी, 6 पेन है तो 6 गुणा 14.5 बराबर, तो 6 पंजे 30 का 0 हासिल कितना आ गया 3, 6 चौक 24, 24 और 3 कितना हो गया 27, 27 का 7 हासिल लगे 2, 6 कम 6, 6 और 2 कितना हो गया 8, 87 रुपये आ गए, कितना आ गया 87 रुपये। इनका निकाल लो 8 पंजे 40, 40 का 0 हासिल कितना आ गया 4, 8 चौक 32, 32 और 4 कितना हो गया 36, दोनों को ऐड कर लो 6 7 13, 13 का 3 हासिल लगा 1, 9 और 3 कितना हो गया 12, 123 रुपये खर्च कर दिए इसने,
123 रुपये खर्च कर दिए उसने। अब थे कितने उसके पास, 200 रुपये थे। कितने थे, 200 रुपये थे। तो कितने बचे, 77 रुपये बचे। कितने बचे, 77 रुपये बचे शेष उसके पास। तो कौन सा, फर्स्ट वाला ये। आओ नेक्स्ट देखते हैं। 35। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। दो न्यून कोणों का योग एक ऋजु कोण के बराबर हो सकता है। दो न्यून कोणों का योग एक ऋजु कोण के योग के बराबर हो सकता है। तो ऐसा तो असंभव है, मुश्किल है। क्यों, क्योंकि जो ऋजु कोण होता है हमारा, उसका जो माप होता है टोटल 180 डिग्री होता है। और जो हमारा न्यून कोण होता है, जो हमारा न्यून कोण होता है, थीटा का मान वो 90 डिग्री से कम होता है। 90 डिग्री से कम होता है। अब अगर हम ऐसे ऐसे दो कोणों को जोड़ लें जो 90 डिग्री से कम हो, तो उनका मान तो कभी 180 डिग्री के बराबर हो ही नहीं सकता। ऐड कर लो, 80 कर लो, एक कर लो 85। कितना हो गया, 165 हो गया। मतलब 80 तो 180 तो कहीं से लेकर कहीं तक हो ही नहीं सकता। तो पहला ही वाला गलत है, इसका पहला वाला ही गलत है। ठीक है, अगला देखते हैं। प्रश्न है, यदि 1001 मल्टीप्लाई 121 इज इक्वल 11 मल्टीप्लाई 1211 माइनस 275 है, तब डैश है रिक्त स्थान पर क्या होगा। रिक्त स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो x मान लेंगे हम। क्या करेंगे, x मान लेंगे। रिक्त स्थान पर क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। आओ करते हैं, क्या दे रखा है सवाल। 1001 मल्टीप्लाई 121 इक्वल 11 11 गुणा 12,111 माइनस 275 एक्स मान लेते रहने दो। ठीक, तो गुणा कर लेते हैं इसकी। 121 की गुणा अगर मैं 1 से करूं तो 121 का 1 आ गया। हासिल कितना है, 12। 121 की गुणा अगर मैं 0 से करूंगा तो जो हासिल था वही आ जाएगा 12, पर 12 का यहाँ पर क्या आ गया, 2। अब बचा कितना, 1 हासिल का। 121 की गुणा अगर 0 से करूंगा तो वही वाला हासिल वाला आएगा। 121 ही कम 121 बराबर 11 ही कम 11 11 ही कम 11 हासिल लगा 1, 11 ही कम 11 11 और 1 कितना हो गया, 12 12 का 2 हासिल लगा 1, 11 ही कम 11 11 और 1 12 12 का 2 हासिल लगा 1, 11 दूनी 22 22 और 1 कितना हो गया 23 23 का 3 हासिल लगे 2, 11 कम 11 11 और 2 कितना हो गया 13 हो गया। कितना हो गया, बराबर माइनस का 275x। तो मैं लिख सकता हूँ 275x बराबर 133 221 माइनस 121 121 घटा लो। 1 में से 1 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 2 में से 1 गया 1, 3 में से 1 गया 2, 3 में से 2 गया 1 और 1 में से 1 गया 0, बराबर में क्या चल रहा है 275x। x बराबर 1200 बटे 275। अरे यार, क्या है प्रश्न, प्रश्न नंबर 36 है। 101 1 मल्टीप्लाई कितना 121 बराबर कितना दे रखा है 11 गुणा 12 माइनस 275 एक्स। उसको तो हमने एक्स मान लिया था। करते हैं, चलो मल्टीप्लाई होगी पहले। तो 121 की 1 से करेंगे तो 121 का 1 आ गया
हासिल कितना हो गया 12। अब 121 की जीरो करेंगे तो 12 ही रहेगा, तो 12 का 2 हासिल लगा 1, हासिल आ गया यहाँ पर 1 जो रह गया था। 121 गुणा 1 से करेंगे तो 121 बराबर 11 एकम 11 का 1 हासिल लगा 1, 11 एकम 11, 11 और 1 कितना हो गया 12, 12 का 2 हासिल लगा 1, 11 एकम 11, 11 और 1 कितना हो गया 12, 12 का 2 हासिल लगा 1, 11 दूनी 22, 22 और 1 कितना हो गया 23 का 3 हासिल कितना आ गया 1, 11 एकम 11, 11 और 2 कितना हो गया 13, 11 और 2 कितना हो गया 13 माइनस 275 एक्स। 275 एक्स बराबर 275 एक्स बराबर 133, 221 माइनस 121, 121 घटा दो बस इधर घटाता हूँ, ठीक है। एक में से एक गया कितना आ गया 0, 2 में से 2 गया कितना आ गया 0, 2 में से 1 गया कितना आ गया 1, और 3 में से 1 गया कितना बचा 2, और 3 में से 2 गया कितना बचा 1, और 1 में से 1 गया 0। बराबर में क्या चल रहा है हमारा 275 एक्स, एक्स बराबर 1200/275। डिवाइड कर लो, 25 से डिवाइड हो जाएगा 25 एकम 25, 2 बचा 25, 25 एकम 25, 25 चौका 100, 25 चौका 100, 21 बचा 210 हो गया, 25 अट्ठे 200 कितना बचा 10, 100 हो गया, 25 चौका 100, 11 एकम 11, 11 चौक 44, 4 बचा 11 चौक 44, 44 आंसर हो गया इसका। तो फर्स्ट वाला है फर्स्ट वाला है कितना है 44 आंसर आ गया, फर्स्ट वाला है। आओ अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 37 क्या है 21, 36 और 66 का एलसीएम निम्न में से किसका गुणज नहीं है, किसका गुणज नहीं है। तो क्या करते हैं इसमें पहले फैक्टर कर लेते हैं, पहले फैक्टर कर लेते हैं 21 के अगर मैं फैक्टर करूं तो 3 गुणा 7, और अगर 36 के करूँ तो 9 चौक 36 मतलब 3 की पावर 2 गुणा 2 की पावर 2, 66, 66 बराबर तो 11 छंग 66, तो 3 गुणा 2 गुणा 11 एलसीएम निकाल लो सबका। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा पावर देख लेते हैं, यहाँ पर 3 की पावर 1 है, यहाँ पर 3 की पावर 2, 3 की पावर 1 है, तो एलसीएम निकालने के लिए हम ज़्यादा पावर लेते हैं, तो 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 कितना दे रखा है यहाँ पर 2 की पावर 2 है, तो यही आएगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 7 और 11। अब हर संख्या से डिवाइड कर दो, 44 से करते हैं पहले। 44 से अगर हम इसको डिवाइड करें तो 11 बन जा 11, 11 4 जा 44, और ये इससे कैंसिल हो गया, मतलब ये तो इसका मल्टीपल है, ये तो इसका गुणज है। इसके बाद में 72 देख लेते हैं, 72 तो 72 देख लेते हैं कितना 72, तो 9 से डिवाइड हो जाएगा, 9 1 जा 9, 9 8 जा 62, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। अब 2 से तो कुछ नंबर डिवाइड ही नहीं होते, इसका मतलब यही नहीं है इसका मल्टीपल। तो 72 सेकंड वाला क्या है गलत है, सेकंड वाला इन संख्याओं के एलसीएम का गुणज नहीं होगा, इन संख्याओं के एलसीएम का गुणज नहीं होगा। अगला प्रश्न देखते हैं आओ। प्रश्न नंबर 38, प्रश्न नंबर 38 क्या है निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। आओ देख लेते हैं क्या दे रखा है। 6 दिनों में मिनटों की संख्या 2 सही 2/5 घंटों में सेकंडों की संख्या के बराबर है। तो 6 दिनों में मिनटों की संख्या, तो 6 गुणा 24, 6 गुणा 24 गुणा 60, 24 गुणा 60। ऐसा हमने क्यों करा, ऐसा हमने इसलिए करा क्योंकि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। अब हमने क्या करा, पहले क्या करा 6 से गुणा हमने क्यों करी, 24 घंटे भी तो
एक दिन में कितने 24 घंटे होते हैं और यहाँ पर दिन कितने दे रखे हैं 6। तो 24 की गुणा 6 से करी तो हमने घंटे निकाल लिए। अब घंटे को जब हम मिनट में परिवर्तित करते हैं, मिनट में चेंज करते हैं, तो कितने से गुणा होगी 60 से। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो गया 24 छंग 144 गुणा 60, यहीं पर इसको छोड़ दो। सेकंड क्या रखा 2 सही 2/5 घंटे, घंटों में सेकंडों की संख्या, घंटों में सेकंडों की संख्या, तो 2 सही 2/5, इसको सोल्व कर लो। 2 दूनी 5 दूनी 10, 2 12/5 हो गया। अब इसमें क्या दे रखा है सेकंडों की संख्या दे रखा है, तो कितने से होगी 120 से गुणा होगी, तो 60 × 60 कर लो, क्योंकि हमें इसको डिवाइड भी तो करना है। कितना हो गया 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 और गुणा 60, और इसके बराबर में भी यही, इसके बराबर ये इसके 144 गुणा 60, मतलब पहला वाला तो ठीक है, पहला वाला तो ठीक है। सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या 2 घंटों में सेकंडों की संख्या, 2 घंटों में सेकंडों की संख्या, तो 2 घंटों में तो 2 गुणा 60 गुणा 60, नहीं रहने दो उसको, इतना ही रहने दो, मत करो आगे सोल्व। 5 दिनों में मिनटों की संख्या, 5 दिनों में मिनटों की संख्या, तो 5 गुणा 24 गुणा 60, 24 पंजे 120 गुणा 60, क्या ये बराबर है 5 दिनों में मिनटों की संख्या। गर्मी हो रही है क्या? देख लेते हैं इसको, कितना 6 दूनी 12 120 बराबर 120 गुणा 60, और यहाँ पर कितना रखा है 120 गुणा 60, मतलब यही बराबर है। हमने क्या करा यहाँ पर ये तीसरा ऑप्शन उठा लिया, कौन सा उठा लिया तीसरा, मतलब पहला भी ठीक है तीसरा भी ठीक है, दूसरा और चेक कर लो। दूसरा क्या रखा 10 दिनों में मिनटों की संख्या, 10 दिनों में मिनटों की संख्या, तो इसको क्या हम इरेज कर दें, इसको हम इरेज कर रहे हैं, ठीक है हो तो गया ये। सेकंड वाला देखो 10 दिनों में मिनटों की संख्या, तो 10 गुणा 24 गुणा 60, कितना हो गया 240 गुणा 60, यहीं पर इसको छोड़ दो। क्या रखा है 120 घंटों में मिनटों की संख्या, 120 घंटों में मिनटों की संख्या, तो 120 गुणा 60, क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं है। यहाँ पर दे रखा है 240 गुणा 60, यहाँ दे रखा है 120 गुणा 60, तो सेकंड वाला हमारा गलत है, सेकंड वाला हमारा गलत है। लास्ट वाला देख देते हैं, 5 दिनों में घंटों की संख्या, 5 दिनों में घंटों की संख्या, लास्ट वाला देखते हैं, तो 5 गुणा 24, 5 गुणा 24, 24 पंजे कितना हो गया 120। इसका सेकंड क्या रखा 2 मिनट में सेकंडों की संख्या, तो 1 मिनट में 60 होते हैं, तो 2 मिनट में कितना होगा 120, मतलब लास्ट वाला भी ठीक है, लास्ट वाला भी ठीक है। पहला तीसरा चौथा, पहला तीसरा चौथा, ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका ऑप्शन सेकंड ठीक है, पहला तीसरा चौथा। दूसरा वाला इसका गलत है, दूसरा इसका क्या है गलत है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 39, प्रश्न नंबर 39। निम्न पैटर्न में अगली दो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। योग क्या होगा 13, 17, 19, 23, 29। अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, तो 29 के बाद में क्या आएगा 31, 31, 31, 31 के बाद में क्या आएगा 37, दोनों को ऐड कर लो, 7 और 1 कितना हो गया 8, 3 और 3 कितना हो गया 6, 68, ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 2002 को 101 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल और 2001 को 102 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल में अंतर निम्न के बीच स्थित है, किन संख्याओं के बीच स्थित है। तो पहले डिवाइड कर लेते हैं, कितना देर का पहला नंबर 2002 डिवाइड बाई कितने से करना है 101, 101 से करना, तो 101 ही कम 101, 200 था, कितना बचा 99, कितना बचा 99, कितना हो गया 992 हो गया, कितनी बार जाएगा 9 बार जाएगा, 101 नामा 909, घटा लो 12 में से 9 हो गया कितना बचा 3,
8, यहाँ पर कितना आ गया 83, कितना आ गया पहले वाले का जो रिमाइंडर था कितना आ गया 83 आ गया, शेषफल कितना आ गया 83। दूसरे वाले को चेक कर लो, 2201 बटे कितने से करना है 102 से करना है, तो इसको ले लो 220 हो रहा, कितना हो रहा 220, 220 को हम 102 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा 204, 204 कितना बचा 16 बचा, 161 हो गया, कितनी बार जाएगा एक ही बार जाएगा, 102, 102 ही कम 102, घटा लो 11 में से 2 है कितना बचा 9, यहाँ पर 5 बचा 59 आ गया, सब्ट्रैक्ट कर दो इसमें से -59, 13 में से 9 गया कितना बचा 4, और यहाँ पर कितना बचा 7, 7 में से 5 गया 2, 24 आ गया। 24 किस किस नंबर के बीच में है, तो 20 और 25 के बीच में है, इसका है थर्ड वाला 20 और 25 के बीच में है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 41, प्रश्न नंबर 41। ये प्रश्न देखो, ये प्रश्न बहुत शानदार है। रवि सोनू को पिज्जा का 1/4 भाग देता है और शेष पिज्जा का 1/3 भाग प्रिया को देता है। शेष पिज्जा को वह अनु, बॉबी तथा चीमा में बराबर बराबर बांट देता है। चीमा को पूरे पिज्जा का कितना भाग प्राप्त होता है। आओ इस प्रश्न को करते हैं। तो मान लो पिज्जा है 1, अब 1 में से रवि ने सोनू को दे दिया, तो 1 में से 1/4 हिस्सा सोनू को दे दिया, तो कितना बचा 3/4 बचा। अब ये तो तुम लोगों से आता होगा, हम क्या करेंगे यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पर कितना होगा 4 1 जा 4, -1 करा तो कितना आ गया 3/4 आ गया। ठीक है, अब पिज्जा कितना बचा 3/4 बचा, एक पिज्जे का 3/4 हिस्सा बचा। अब इसके बाद क्या है 1/4 भाग देता है और शेष पिज्जे का 1/3, और शेष पिज्जे का मतलब 3/4 का 1/3, 4 का 1/3 भाग प्रिया को दे देता है। तो 3 ही कम 3 कितना आ गया 1/4 आ गया, 1/4 आ गया, प्रिया को दे देता है। शेष पिज्जे को वह अनु, बॉबी तथा चीमा में बराबर बराबर बांट देता है। चीमा को पूरे हिस्से का कितना भाग प्राप्त होता है। तो कितना 1/4 बचा, कितना बचा 1/4। अब इसको 3 लोगों में बांट देता है, कितने में बांट देता है 3 लोगों में। पर जो 1/4 दिया, जो पिज्जा जो 1/3 भाग प्रिया को देता है, तो 3/4 से ही तो देता है, तो 1/3 कितना आ गया 1/4, तो 3/4 - 1/4, 4 एलसीएम आ गया। 4 का कितना हो गया, जब बटे में सेम रहता है तो ऊपर कैसे आता है 3 - 1 कितना आ गया 2/4, 2 कम 2, 2 दूनी 4, 1/2 आ गया, 1/2 आ गया। अब पिज्जा कितना बचा 1/2 बचा। अब इसको 3 लोगों में बांट देता है, तो बस 3 से डिवाइड कर दो, 1/2/3, और ये ऊपर पहुंच जाएगा, कितना आ गया 3 दूनी 6, 1/6 बचता है, कितना बचता है 1/6। मतलब पिज्जे का चीमा को पूरे पिज्जे का 1/6 भाग मिलेगा, कितना मिलेगा 1/6, मतलब पहला वाला इसका ठीक है, पहला वाला जो है इसका ठीक है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 42। त्रिभुज ABC में भुजा BC और BA को क्रमशः D और E तक बढ़ाया गया है। यदि ACD एंगल ACD बराबर 120 डिग्री और एंगल CAE 130 डिग्री है, तो ABC की माप क्या होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम त्रिभुज बना लेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, त्रिभुज बना लेंगे। नाम दे दो ABC। अब क्या दे रखा है प्रश्न में, कह रहा है भुजा BC और BA, BC और BA दोनों को बढ़ा दिया गया, दोनों को बढ़ा दिया गया है। और क्या दे रखा है ACD 120 डिग्री है, ACD हो गया 120 डिग्री है, और CAE ये हो गया D, ये हो गया E। CAE कितना दे रखा 130 डिग्री दे रखा, 130 डिग्री दे रखा। अब ये क्या है सरल रेखा है, और ये भी क्या है सरल रेखा है। ये 120 है तो ये कितना हो गया 60 डिग्री हो गया, ये 130 है तो ये कितना हो गया 50 डिग्री हो गया। और हमें पता है कि पूरे एंगल का टोटल माप कितना होता है, एंगल 180 डिग्री होता है। तो ये 50 से 60 कितना हो गया 110, कितना बचा 70 डिग्री बचा। ये वाला कितना हो गया 70 डिग्री हो गया। मतलब जो हमसे पूछ रहा था ABC जो हमसे पूछ रहा था कितना है 70 डिग्री है, कितना है 70 डिग्री। फर्स्ट वाला ही ठीक है।
आओ अगले देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, 112 इकाई प्लस 12,000 माइनस 11,000 12 बराबर ये बॉक्स में रखा है, यहाँ पर x मान लें, ठीक है, x मान लिया, गुणा 25 है, तो बॉक्स के स्थान पर क्या होगा, आइए करते हैं इसको। 112 को इकाई के स्थान पर बोल रहा है, 112 को इकाई के स्थान पर बोल रहा है, और 12 को हजार के, तो 12 गुणा 1000 1000 और प्लस 112 को इकाई के स्थान पर 112 गुणा 1। पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो गया 12,000 प्लस 12,112, कितना आ गया 12,112 आ गया, कितना आ गया 12,112, तो 12,112 माइनस 11,012 कर दो, 11,012 घटा लो, 2 में से 2 गया 0, 1 में से 1 गया 0, 1 में से 0 गया 1, और 2 में से 1 गया 1, और 1 में से 1 गया 0। अब बराबर में क्या चल रहा है, बराबर में चल रहा है 25x, तो x बराबर 1100 बटे 25, 25 से काट लो, 25 चौका 100, 10 बचा 25 चौका 100, कितना आ गया 44 आ गया, कितना आ गया 44, मतलब फर्स्ट वाला ही ठीक है, पहला वाला ही ठीक है। इसके बाद में देखो 44, प्रश्न नंबर 44, 44 वाला देखो। किसी आयताकार डिब्बे की आंतरिक लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 12, 10, 7 सेंटीमीटर है, 6,720 सेंटीमीटर घनों को पैक करने के लिए ऐसे कितने डिब्बों की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम इसका आयतन निकाल लेंगे। आयतन किस तरह से निकालते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और क्या कर देंगे पूरे वाले जो दे रखा है उससे क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, निकल जाएगा, कर देते हैं, साधारण है बहुत। 6,720 बटे 12 गुणा 10 गुणा 7, 12 से काट लो, 12 कम 12, 12 पंजे 60, कितना बचा 7 बचा, 12 छंग 72, 560 हो गया, 7 अट्ठे 56 80 हो गया, कितना आ गया 8 आ गया, कितना आ गया 8 आ गया। कितने डिब्बे चाहिए, 8 डिब्बे चाहिए, कितने चाहिए 8 डिब्बे चाहिए, मतलब इसका पहला वाला ठीक है, पहला वाला ठीक है। आइए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 45, यदि किसी बहुफलकी के फलकों और किनारों की संख्या क्रमशः 5 और 8 है, तो उसके शीर्षों की संख्या क्या होगी, तो उसके शीर्षों की संख्या क्या होगी। तो इसके लिए एक फॉर्मूला आता है, इसके लिए क्या आता है, एक फॉर्मूला आता है। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है F प्लस V माइनस E बराबर 2, बराबर 2। बस मान रख दो, यदि किसी बहुफलकी के फलकों की संख्या, तो F बराबर कितना दे रखा है यहाँ पर 5 दे रखा है, और क्या दे रखा है किनारों, मतलब E बराबर कितना दे रखा है यहाँ पर 8 दे रखा है, E बराबर कितना है 8 दे रखा है, 8 दे रखा है। वर्टेक्स पूछ रहा है, V का मान पूछ रहा है, रख दो, वैल्यू पुट कर दो। F का मान कितना दे रखा है 5 प्लस V तो हमसे पूछ रहा है, माइनस E का मान कितना दे रखा है 8 दे रखा, कितना रखा है 8 बराबर 2, सामने ले जाओ उसको। V बराबर 2 प्लस 8 माइनस का 5, तो V बराबर ये कितना हो गया 10, 10 में से 5 गया 5, मतलब यहाँ पर शीर्षों की संख्या कितनी होंगी 5 होंगी, शीर्षों की संख्या कितनी होंगी 5 होंगी। फॉर्मूले से हो गया, आसान था सवाल, ठीक है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 46, प्रश्न नंबर 46 क्या है, पेडागोजी है, क्या है पेडागोजी। आओ पढ़ लेते हैं स्टेटमेंट क्या है। निम्नलिखित में से जो कथन सत्य नहीं है उसे पहचानिए। पहला है गणित केवल एल्गोरिदम का अध्ययन नहीं है, और देख लेते हैं अनुमान लगाना एक गणितीय कौशल नहीं है, अनुमान लगाना एक गणितीय कौशल नहीं है। और देखते हैं चलो, गणित पैटर्न का अध्ययन है, गणित पैटर्न का अध्ययन है, तो ये बात तो सही है, गणित पैटर्न का अध्ययन है। गणित समस्याओं को हल करने में मदद करता है, ये भी बात ठीक है। गणित केवल एल्गोरिदम का अध्ययन नहीं है, ये भी ठीक है। यही वाली गलत है,
अनुमान लगाना एक गणितीय कौशल नहीं है, गणित में तो अनुमान लगाया जाता, तो ये वाला गलत है, ये वाला क्या है, गलत है। बाकी तो तीनों स्टेटमेंट ठीक थे, बस यही वाला गलत था और गलत ही पूछ रहा था। अब अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 47, निम्नलिखित में से क्या आकलन के ऐसे साधन के रूप में उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड के लिए सही नहीं है? अनेक मनोरंजन कक्षाएं घटनाओं को सम्मिलित करता है। अनेक मनोरंजन कक्षाई घटनाओं को सम्मिलित करता है। यह एक बच्चे के चुने हुए सर्वश्रेष्ठ कार्यों का संग्रह होता है। एक बच्चे के जीवन में महत्वपूर्ण घटनाओं के अवलोकन संबंधी वर्णनात्मक रिकॉर्ड प्रदान करता है। एक बच्चे की प्रगति की निम्नलिखित टिप्पणियों को संदर्भित करता है जो एक शिक्षिका दैनिक आधार पर रखता या रखती है। देखते हैं इसका कौन सा ठीक है। तो इसका देखते हैं, पहला तो ठीक लग रहा है, अनेक मनोरंजन कक्षाई घटनाओं को सम्मिलित करता है, सही बात है, करता है। ये एक बच्चे के चुने हुए सर्वश्रेष्ठ कार्यों का संग्रह होता है, तो खाली बच्चे का थोड़ी हो कोई इसमें क्लास, यही वाला गलत लग रहा है, यही गलत है, बाकी सब ठीक है, बाकी सारे ठीक है। इसके बाद में देखते हैं गलत वाला जो पूछ रहा था, हाँ यही है, ठीक है, गलत वाला पूछ रहा था, यही है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 48 क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 NEP 2020 पर बल नहीं देता। किस पर बल नहीं देता? तो रटकर याद करना पहला ही गलत है, पहला ही क्या है, गलत है, मतलब पहली ही बात सही है, इस पर ध्यान नहीं देता, मतलब रटन को तो बिल्कुल ही यहाँ से हटाना है, जहां पर रटन दिख जाए वहां पर बिल्कुल ही कट का निशान लगा दो, मतलब वो चीज तो यहाँ पर होनी नहीं चाहिए, ठीक है। क्रियाकलापों द्वारा सीखना, ये अच्छी बात है, क्रियाकलापों द्वारा सीखना। अवधारणात्मक समझ, ये भी अच्छी बात है। अनुभव आधारित अधिगम, ये भी ठीक बात है। पहला वाला ही गलत है, पहला वाला ही क्या है इसमें, गलत है, तो इसका मतलब इसमें क्या आएगा, रटकर याद करने पर बल नहीं दिया है, ठीक है। अगला देखते हैं 49, प्रश्न नंबर 49 प्राथमिक कक्षा के गणित के एक शिक्षक ने अपने विद्यार्थियों को निम्नलिखित समस्या हल करने के लिए दी। यदि एक खिलौना गाड़ी की कीमत 50 रुपए है तो ऐसी 25 खिलौना गाड़ियों की कीमत क्या होगी? एक विद्यार्थी ने जवाब दिया 10 गाड़ियां होंगी, 500 की 20 गाड़ियां होंगी, 1000 की 5 गाड़ियां होंगी, 250 की, तो इसलिए कुल कीमत 1250 हुई। ऊपर दी गई कलन विधि में विद्यार्थी द्वारा किस स्वतः शोध प्रणाली का उपयोग किया गया है? अब देख सकते हैं क्या है, योग का क्रम विनिमय नियम, ये नहीं है इसमें। गुणन का साचार्य नियम, ये भी नहीं है। अपघटन और पुनरावृत्ति समूहीकरण, यही करा बच्चे ने, सबको डिवाइड कर लिया, सबको तोड़ दिया, सबको क्या करा, तोड़ दिया, सबका अपघटन कर दिया। इसका थर्ड वाला ठीक है और फोर्थ वाला ये नहीं है। आओ देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 50। क्या यदि एक रेखा 3 रेखाओं के अनुप्रस्थ है तब कितने कोण बनेंगे? एक रेखा 3 रेखाओं के अनुप्रस्थ है तब कितने कोण बनेंगे? जब एक रेखा को कट करती है तो 4 कोण बनते हैं। कितने बनते हैं? 4 कोण। अब रेखा यहाँ पर कितनी रेखाओं को काट रही है? 3 को काट रही है, तो 3 की मल्टीप्लाई 4 से कर दो, 3 चौक 12। कितने कोण बनेंगे? 12। ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला देखते हैं 51, प्रश्न नंबर 51 क्या है? प्रत्येक अभाज्य संख्या के केवल 2 गुणनखंड होते हैं। कक्षा 6 में यह सिद्ध करने के लिए किस विधि का पालन करना सबसे उपयुक्त है? ठीक है, आओ ऑप्शन देख लेते हैं। संश्लेषण विधि, सिंथेसिस मेथड, ये गलत है, ये नहीं होगा यहाँ पर। इसके बाद में क्या? विश्लेषण विधि, एनालाइज मेथड, ये भी नहीं होगा। क्या है? आगमनात्मक विधि, इंडक्टिव मेथड, यही ठीक है इसमें, यही तो मेथड यूज हो रहा है इसमें। सिद्ध करने के लिए किस विधि का पालन करना आवश्यक है, यही विधि है। इसका है ऑप्शन नंबर 3। फोर्थ वाला गलत हो गया।
अगला देखते हैं क्या है, प्रश्न नंबर 52, 52। मल्टीवेस अंकगणित ब्लॉक गणितीय हस्तकौशल सामग्री का आविष्कार किसने किया, जिनका उपयोग विद्यार्थी द्वारा संख्या बोध, निर्माण, जोड़, स्थानीय मान और गिनती को समझने के लिए किया जा सकता है। तो क्या मैंडलिन लैम्पर्ट, ये नहीं है, दूसरे ये भी नहीं है, ये है बैन हील ने करा था। ये किसने करा था? बैन हील ने करा था। प्रश्न नंबर 53 देखते हैं। प्रश्न नंबर 53 क्या, एक विद्यार्थी मल्टीवेस अंकगणित ब्लॉक गणितीय हस्तकौशल सामग्री का आविष्कार किसने किया, जिनका उपयोग विद्यार्थी द्वारा संख्या बोध, निर्माण, जोड़, स्थानीय मान, संख्या बोध, निर्माण, जोड़, स्थानीय मान और गिनती और समझने के लिए किया जा सकता है। तो पहले इन्होंने नहीं किया था, इन्होंने भी नहीं किया था, इन्होंने भी नहीं किया था, ये क्या था? जोल्टन डीन्स ने। प्रश्न नंबर 53 क्या है, एक विद्यार्थी व्याकलन पर दी गई समस्या को निम्नलिखित तरीके से हल करता है। 604 माइनस 86 साधारण, बिल्कुल साधारण विधि से कर रहा सॉल्व, बिल्कुल ही साधारण विधि से कर रहा सॉल्व। तो क्या होगा इसका, विद्यार्थी नहीं जानता कि दो संख्याओं का व्याकलन कैसे करना है, नहीं ये तो जानता है, जब सब्ट्रैक्ट कर सकता, घटा सकता, तो ये तो जानता ही है, तो ये वाला तो नहीं होगा। ठीक है, विद्यार्थी ने असावधानीवश एक त्रुटि की है, नहीं, ठीक है। विद्यार्थी ने योग की कलन विधि को व्याकलन तक अति विस्तारित किया है, नहीं ये भी नहीं लग रहा। विद्यार्थी ने इकाई और दहाई दोनों स्थानों को 10 की तरह पुनः समूहित किया, ये ठीक है, फोर्थ वाला ठीक है इसका। प्रश्न नंबर देखते हैं 54। यदि एक कमीज का मूल्य 800 रुपये है और दुकानदार उसे कटौती दर 16% पर बेचता है, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। कक्षा 6 के दो विद्यार्थी ने इसे निम्नलिखित तरीकों से हल किया है। तरीके दे रखे हैं, देखो यार। अब इसमें देखते हैं प्रश्न क्या है। उपयुक्त स्थिति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त है। पहले वाले ने क्या करा, 800 माइनस 800 का 16% निकाल लिया और दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, ऐसे निकाल लिया। दूसरे वाले ने क्या करा, पहले 800 का निकाला, परसेंटेज निकाल लिया, उसके बाद में घटा दिया। चलो देखते हैं क्या होगा इसका। विद्यार्थी जो पहला वाला था क्या, उसके द्वारा उपयोग की गई गणितीय प्रक्रिया, विद्यार्थी ने कैसा करा, 800 माइनस 800 का 16%, इसने क्या करा है 10% अलग निकाल लिया और 8% अलग निकाल लिया, दोनों को ऐड कर दिया और घटा दिया। कितना आ गया, 672 आ गया। कितना आ गया, 672, मतलब ठीक करा। पहले वाले ने तो ठीक करा। सेकंड वाला और चेक कर लेते हैं। सेकंड वाले ने क्या करा, 800 माइनस 800 का 16%, इसने क्या करा, डायरेक्ट ही 16% निकाल दिया। आंसर देखते हैं इसका कितना आया, 672। इसका भी ठीक है, दोनों का ही ठीक है। देखते हैं ऑप्शन क्या है। विद्यार्थी एक द्वारा उपयोग की गई गणितीय प्रक्रिया गलत है, सही है। पहला वाला तो गलत हो गया, तो पहले वाले विद्यार्थी ने ठीक करा। इसका मतलब केवल विद्यार्थी सेकंड द्वारा उपयोग की गई गणितीय प्रक्रिया सही है, ये भी गलत है। दोनों ने ठीक करा। दोनों ने क्या करा, ठीक करा। विद्यार्थी एक और विद्यार्थी दो दोनों द्वारा उपयोग की गई गणितीय प्रक्रियाएं सही हैं, ये थोड़ा सा ठीक लगता है। पर देख लेते हैं इसका चौथा वाला ऑप्शन क्या है। विद्यार्थी एक और विद्यार्थी दो दोनों द्वारा उपयोग की गई गणितीय प्रक्रिया सही है, परंतु विद्यार्थी एक द्वारा उपयोग की गई प्रक्रिया को परीक्षा में उपयोग नहीं किया जा सकता, ये बात तो गलत है। कैलकुलेशन तो उसने भी करी है, कैलकुलेशन सेकंड वाले में करी है, तो मान्य है पेपर के लिए। तो तीसरा वाला ही हमारा ठीक है, ये भी गलत हो गया। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्या, प्रश्न नंबर 55। क्या निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षा के एक गैर पारंपरिक दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है। पेडागोजी प्रश्न है, पेडागोजी वाला प्रश्न है। आओ देख लेते हैं। क्या यह गणितीय वस्तुओं, आंकड़ों, द्विक स्थान, रूपों और पैटर्न का बोध कराता है। ये तो पहला वाला ही ठीक लग रहा है। दूसरा देखते हैं, ये निर्धारित तरीके से हल करने के लिए समस्याओं का एक समूह है। नहीं,
समूह नहीं है समस्याओं का। ये समस्याओं को हल करने के नियमों और तरीकों के बारे में है, नहीं ये भी गलत है। ये शिक्षार्थियों को उच्च गणित के लिए, ये भी गलत है, पहला वाला इसका ठीक है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 56 देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर गुणन की अवधारणा का परिचय कराने की सबसे उपयुक्त कार्यनीति को पहचानिए। बच्चों को 20 तक पहाड़े याद करने के लिए कहा जाना चाहिए। तो ये बात तो बिल्कुल ही गलत है। बच्चों को रटने के लिए तो कुछ दो ही मत, रटने के लिए तो बच्चों को कुछ देना ही नहीं है। बच्चे को रटन की तरफ तो लेकर जाना ही नहीं है। उन्हें गुणक चिन्ह से परिचित कराया जाना चाहिए, नहीं खाली चिन्ह से काम नहीं चलेगा। बच्चों को क्या है पुनरावृत्त योग के रूप में गुणन के दैनिक जीवन से संबंधित पर्याप्त उदाहरण दिए जाने चाहिए। तो बच्चे को उसके दैनिक जीवन से अगर हम जोड़कर पढ़ाएं तो इससे बेहतर विधि तो कोई होगी नहीं, इससे बेहतर विधि तो कोई होगी नहीं। तो इसका मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है वो थर्ड ही है। ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। अब प्रश्न नंबर 57 देखते हैं। 57 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, इसका भी ध्यान रखना है हमें। नहीं वाला पूछ रहा कौन सा सही नहीं है। पहला क्या है? हिंदू अरबी संख्यान प्रणाली में सभी संख्याओं को एक परिमित अंकों के समूह द्वारा निरूपित किया जा सकता है। एक की संगति एक संख्या, सेकंड वाला देखते हैं। एक की संगति एक संख्या पूर्व अवधारणा है, नहीं ये तो गलत है। पहला वाला भी गलत ही है मेरे ख्याल से, पहला भी गलत है। एक संख्या और एक संख्या के बीच कोई अंतर नहीं है। अच्छा इसमें गलत वाला पूछ रहा था, तो ये तो ठीक है, दोनों ठीक है, हमने ध्यान नहीं दिया। गलत वाला पूछ रहा था, इसमें कौन सा पूछ रहा? गलत वाला पूछ रहा। तो पहला ठीक है, दूसरा भी ठीक है, गलत वाला पूछ रहा है इसमें। तो तीसरा वाला ही गलत है, कह रहा है एक संख्या और एक संख्या के बीच कोई अंतर नहीं होता। ऐसा नहीं है, अंतर होता है। तो यही वाला गलत है, गलत वाला पूछ रहा था, बाकी तीनों ठीक है। ठीक है, अगला देखते हैं 58। निम्नलिखित में से कौन सी व्यापक और निरंतर मूल्यांकन के बारे में सीसीई के बारे में भ्रांतियां हैं? पहला देखते हैं, सीसीई प्राप्तांकों को ग्रेड में परिवर्तित करने के अलावा और कुछ नहीं है। तो ये ठीक है, पहला ठीक है। इसके बाद में क्या? बच्चों के अधिगम के आकलन के लिए शिक्षकों को प्रतिदिन गृह कार्य देना पड़ता है। ये भी ठीक लग रही है बात। अगर हमें कुछ किसी बच्चे को कुछ सिखाना है तो उसे होमवर्क तो देना पड़ेगा, तो ये भी ठीक लग रही है बात। इसके बाद में क्या? यह गणित में तनाव और चिंता को कम करने में सहायता होता है। नहीं। सीसीई में आकलन शिक्षण और अधिगम का हिस्सा होता है। नहीं। कौन सा है? पहला और दूसरा, पहला और दूसरा। कौन सा है? ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड। इसके बाद में देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 59। प्रश्न नंबर 59 क्या है? मधु तर्कपूर्ण विवेचन करने लगी है और संरक्षण पर आधारित क्रियाओं को मनोगत करने लगी है। जीन पियाजे के अनुसार मधु संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था पर है? किस अवस्था पर है? तो कॉन्क्रीट क्या है? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, नहीं ये नहीं होगी। इसके बाद में क्या? अमूर्त फॉर्मल ऑपरेशन, और देख लेते हैं। इसके बाद में क्या? सेंसरी मोटर, ये भी नहीं होगी। प्री ऑपरेशनल, ये भी नहीं होगी, ये तो बहुत छोटा। एक ही बचता फॉर्मल ऑपरेशनल, इसकी यही है सेकंड वाला फॉर्मल ऑपरेशनल पर है। किस पर है? फॉर्मल ऑपरेशनल पर है। अमूर्त संक्रियात्मक, ऑप्शन नंबर क्या कौन सा? सेकंड है इसका। ठीक है, प्रश्न नंबर 60 देखते हैं। इसके बाद में प्रश्न नंबर 60 क्या है? पाई की अनंत श्रृंखला की खोज द्वारा की गई, किसके द्वारा की गई? तो पहला ही है इसका, तो रामानुजन इनके द्वारा ही पाई की अनंत तक क्या था? अनंत श्रृंखला की खोज की गई थी। तो यही है। ठीक है, तो हमने आज क्या करे थे? जो 1 मार्च को पेपर हुआ था सी टेट का प्राइमरी वाला, उसका हमने मैथ वाला पोर्शन करा था। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और पेडागोजी का मैंने आप लोगों को पहले ही बता रखा है। साजिया मैम ने पेडागोजी इसी चैनल पर करा रखी है, तो पेडागोजी को भी आप जाकर देखें। और मैथ ये हमने करा रखा है। और कुछ बोलना है? नेक्स्ट